तो क्रिप्टो का मीन्स होता है, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन। ठीक है, प्लांट्स में ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन्स। ठीक है, उसमें से क्रिप्टोक्रोम जो होता है वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करने वाला होता है। ठीक है, इट इज अ क्रोमोप्रोटीन एंड ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर ऑफ प्लांट। ठीक है, अब क्रोमोफोर जो क्रिप्टोक्रोम्स है वो किससे बना होता है, फ्लैविन एंड टेरिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्रिप्टोक्रोम्स जो है बेसिकली उसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैविन एंड टेरिन होता है। ठीक है, कॉमन फ्लैविन्स में क्या क्या होते हैं, राइबोफ्लैविन्स, उसका कोई डेरिवेटिव FADN, FMN। ठीक है, तो फ्लैविन एडेनिन डाइन वाला और ये मोनोन्यूक्लियोटाइड वाला ये होता है। तो क्रिप्टोक्रोम बेसिकली क्या है, फ्लैवोप्रोटीन्स। ठीक है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है कि क्रिप्टोक्रोम जो है वो कौन से नेचर का होता है, तो वो फ्लैवोप्रोटीन्स का होता है। ठीक है, एंड ऐसे ब्लू लाइट रिस्पॉन्स, ब्लू लाइट मतलब उसका जो वेवलेंथ है 450, ठीक है 500 के आसपास, वो आपका लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्रिप्टोक्रोम्स, फोटोट्रोपिन्स एंड जियाजैंथिन, ये तीनों के तीनों जो है वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करने वाले रिसेप्टर हैं, और जो अपने फाइटोक्रोम पढ़ा था वो रेड लाइट में आता है। ठीक है, फाउंड इन ऑल प्लांट स्पीसीज, इंसेक्ट एंड मैमल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका फोटोलाइज, एक एंजाइम होता है फोटोलाइज। ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा डीएनए रिपेयर में। ठीक है, जो थायमिन थायमिन डाइमर्स को जो है जोड़ता है या उसको ब्रेक करता है, तो वो जो आपका है उसका जो नेचर है वो क्रिप्टोक्रोम्स और फोटोलाइसिस जो एंजाइम है उससे लगभग सिमिलर। ठीक है, ये वही वाला थायमिन डाइमर वाला है। तो ऐसा माना जाता है कि क्रिप्टोक्रोम्स जो है वो आपका फोटोलाइसिस जो से ही इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर आपको इस स्टेप का बताना है, सिंगल सिंगल कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर डोमेन ऑफ क्रिप्टोक्रोम्स तो क्या क्या होते हैं, एक फोटोलाइजिंग होमोलॉजी रीजन होता है PHR, शॉर्ट में क्या है इसका PHR। फ्लैविन FAD जो कि 450 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा टेरिन MTHF जो कि 380 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका एज अ को फैक्टर जो है वो काम करता है ना। तो ये एन टर्मिनल आप देख सकते हो, उधर सी टर्मिनल है ना। तो कौन कौन सा होगा, दो डोमेन होंगे, कौन कौन से डोमेन, सेंसरी डोमेन एंड आउटपुट डोमेन। ठीक है, मतलब ये सेंस करेगा ये वाला जो डोमेन है, और वो जो भी सिग्नल आएगा उसका आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा। तो सेंसरी डोमेन में आपका है PHR, फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन। ठीक है, इसमें दो मॉलिक्यूल है MTHF और एक आपका है FAD। ठीक है, वो इतने लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये आपका 380 वाले को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, आउटपुट डोमेन में भी दो रीजन है, CCT और एक क्या है DAS। CCT है उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है साइटोक्रोम कार्बोक्सी टर्मिनल। ठीक है, और एक आपका है DAS डैश डोमेन, है ना। अब यहाँ पर जो याद रखना, दोनों जो है वो डाइमर में काम करता है। मोस्ट ऑफ द जो रिसेप्टर होते हैं ना वो डाइमर में ही काम करते हैं, तो दोनों के जो है वो 2 यूनिट आपका रहता है। तो ये जो है आपका कॉप1, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सी टर्मिनल डोमेन प्रोड्यूस लाइट सिग्नल बाय द इंटरेक्टिंग विद कॉप1 यूबिक्यूटिन लाइगेस। ठीक है, तो जो सी टर्मिनल वाला जो है ना वो कॉप1 जैसे काम करता है, और ये जो है आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है एन टर्मिनल वाला। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्रिप्टोक्रोम्स का। तो क्रिप्टोक्रोम्स से जीन्स कौन कौन से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट जीन है, क्राय1, क्राय2, क्राय3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जीन है। तो अब क्राय1 क्राय2 कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में। क्राय3 जो है वो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्राय1 क्राय3 जो है वो लाइट स्टेबल है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, कौन सा लाइट स्टेबल है कौन सा नॉन स्टेबल है। तो क्राय1 एंड 3 जो है वो लाइट स्टेबल है, इन द सेंस अगर लाइट आता है तो वो स्टेबल रहेंगे। और क्राय2 जो है वो लाइट सेंसिटिव है, मतलब लाइट अगर आएगा तो ये डिग्रेड हो सकता है। ठीक है, तो क्राय1 जो है वो, क्राय2 जो है क्या काम करता है, इंक्रीज ब्लू लाइट स्टिमुलेटेड कोटिलेडन एक्सपेंशन, जो कोटिलेडन होगा उसको वो एक्सपेंड करेगा। क्राय1 क्राय2 जो है इंडक्शन करेगा फ्लावरिंग में। एंड क्राय1 का एक और काम है सर्कैडियम क्लॉक इन अरेबिडोप्सिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। जो बायोलॉजिकल रिदम होता है 24 आवर्स वाला, उसको जो कंट्रोल करता है वो क्राय1 करता है। ठीक है, अगर इसी में आप किसी में म्यूटेशन करोगे तो जो जो इसका फंक्शन है वो आपका म्यूटेशन में जाएगा। तो नेटवर्क एग्जाम में ना ऐसे म्यूटेशन करके देता है, कहानी बता देगा कि ये जीन जो है वो ये काम करता है, हमने इस जीन को म्यूटेट कर दिया है, तो अब क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो वैसा ये केस है।
तो अगर क्रायो1 को आप म्यूटेट करोगे तो जो ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है वो इनिबिशन कर देगा स्टेम इलोंगेशन, मतलब जो नॉर्मल तो काम करता था जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या था काम? एक्सपेंशन। आपने म्यूटेट कर दिया तो क्या हो गया? इनिबिट हो गया। बहुत ही सिंपल है। वैसे ही क्रायो1 का क्रायो2 का आपका है लीड टू डिले इन फ्लावरिंग अंडर द कंटिन्यूअस व्हाइट लाइट बिकॉज द ब्लू लाइट प्रमोट द फ्लावरिंग। ठीक है, तो अगर आप इसको म्यूटेशन कर दोगे तो वो व्हाइट लाइट में जो है क्या करेगा? फ्लावरिंग करेगा, ब्लू लाइट में नहीं करेगा। तो इस प्रकार से कंडीशन है। अब क्या क्या फंक्शन है? बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा का ठीक है ओपन होना क्लोज होना जो है वो आपका क्रिप्टोक्रोम्स कंट्रोल करता है। फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, प्रमोशन ऑफ फोटोप्रोडिक फ्लावरिंग क्रायो2 करता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट का कौन करता है? क्रायो1। फोटोमॉर्फोजेनेसिस सभी करेंगे। सर्कैडियन रिदम, ठीक है, ये क्रायो1 एंड क्रायो2 दोनों कंट्रोल करता है, वही बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, इनिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन एंड लीफ एक्सपेंशन क्रायो1 करेगा। इनिबिट पेटियोल इलोंगेशन क्रायो1 एंड मैग्नेटोरिसेप्टर मैग्नेटिक फील्ड को भी जो है वो सेंस करता है। कुछ कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो सेंस करते हैं, वो क्रिप्टोक्रोम की वजह से ही वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, तो इवोल्यूशनरी जो है बहुत ही ओल्ड है और हाईली कंजर्व है, इसका सीक्वेंस जो है वो बहुत ही पुराना है। ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान जो है वो काफी जो है इवॉल्व होकर वो कंजर्व होकर जो है वो आगे आया है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन अब कैसे काम करता है इसका डायग्राम भी है, तो पहले इसको समझ लो आप। तो इसमें आपको वही फैक्टर समझना पड़ेगा। कॉप1, कॉप1 का पूरा नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1। HFR1 लॉन्ग हाइपोकोटाइल इन फार रेड 1, इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल रहेगा। उसके बाद LAF1 है लॉन्ग आफ्टर फार रेड लाइट। एंड SPA सप्रेशर PHY105 वाला। ठीक है, आखिरी में है HY5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये सब जो है आपके फैक्टर्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, कुछ इनिबिट करेगा, कुछ उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो आप कैसे कंडीशन में, डार्क कंडीशन में क्या हो रहा है ये आपको कंडीशन समझना है। ठीक है, तो डार्क कंडीशन में तो जिस समय लाइट नहीं है, क्रायो1 कहाँ रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में न्यूक्लियस में, मोनोमर के फॉर्म में रहेगा। कॉप1 SPA क्या करेगा? एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा न्यूक्लियस में और रेगुलेट करेगा कॉप1 फैमिली। कॉप1 की वजह से वो क्या रहेगा? इनएक्टिवेट रहेगा। ठीक है, कॉप1 SPA कॉम्प्लेक्स जो है वो डिग्रेड कर देगा किसको? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HY5 को। ठीक है, और उसके बाद HFR LFA ये सब डिग्रेड हो जाएगा, 26S प्रोटियोसोम से डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, इनिबिट करेगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस, मतलब डार्क के समय फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होता है लाइट के अब्सेंट में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वाला इवेंट होता है, क्रायो1 इनएक्टिवेट होता है, कॉप1 SPA कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो डिग्रेड हो जाता है, तो कोई भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं हो पाता। अब जैसे लाइट आया, आप लाइट आ गया दिन का समय, तो क्या हो गया? क्रायो1 जो है वो होमोडाइमर हो गया, दो मॉलिक्यूल आ गए एक साथ। ठीक है, एक्टिवेट हो गया, तो जो PHR डोमेन अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था वो क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। ठीक है, एंड ऑटो फॉस्फोराइलेशन की वजह से CCT डोमेन में, ठीक है, अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने, CCC डोमेन में इसमें ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिवेट हुआ किससे बाइंड कर लिया? sp1 से। ठीक है, तो ये जो कॉप1 SPA कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाएगा? इनिबिट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो डिग्रेड नहीं होगा और प्रमोट करेगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, वही जीन ऑन और ऑफ वाला फंडा जैसे फाइटोक्रोम में था। फोटोट्रोपिसिटी इसमें वाला स्ट्रक्चर शायद बुक में इसमें डाला नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ आया कि कैसे जो है लाइट में आपका क्रिप्टोक्रोम्स जो है वो लाइट के प्रेजेंस में जो भी फ्लावरिंग हो रही है, जो भी इलोंगेशन होगा उसको कंट्रोल करता है, और डार्क के समय वो कैसे वो इनएक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो फैक्टर्स हैं कॉप1 HFR इलोंगेशन फैक्टर, वो फैक्टर आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो सब आपको याद रखना कि कैसे वो काम करता है। समझ आ रहा है? तो इतना ही था इसमें क्रिप्टोक्रोम। ठीक है।